Good morning, students. So let's start today topic. We have here homogeneous solution of partial differential equation. In last topic, we do only complementary solution of the differential equation. But now in this time, we have complementary solution and a particular integral for that solution. Yeah, particular solution for that differential equation. Write down first example. Solve curl square z by curl x square minus 7 curl square z by curl xy plus 12 curl square z by curl y square equal to e raised power x minus y equal to e raised power x minus y. विजिबल है सभी को? इक्वेशन नजर आ रही सभी को? यस सर. हाँ जी. तो जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको, ये आपको एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी. डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर माइनस 7 कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स वाई प्लस 12 कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई स्क्वायर इक्वल टू ई रेज पावर एक्स माइनस वाई. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट symbolic form for this equation. For symbolic form, put curl by curl x equal to d, curl by curl y equal to d dash. Therefore equation 1 in symbolic form is d square minus 7 d dash plus 12 d dash square. z आपने बाहर लिखने आउटसाइड द ब्रैकेट ई रेज पावर एक्स माइनस वाई. इसके बाद आपने लिखनी है एक्सिलरी इक्वेशन. लास्ट टाइम आपको बताया था फॉर एक्सिलरी इक्वेशन पुट डी इक्वल टू एम डी डैश इक्वल टू 1. पर जब आपने डी इक्वल टू एम पुट करना है तो आपने एम की पावर और डिफरेंशियल ऑर्डर को चेक कर लेना भी, वो दोनों सेम होने चाहिए. अगर वो दोनों सेम नहीं है तो आपने फिर डी डैश को एम और डी को 1 पुट करना है. ठीक है जी. जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है आपकी m की पावर और जो आपका डिफरेंशियल ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए. ठीक है. तो देयरफॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 12 इक्वल टू 0. ठीक है जी. इसके बाद आपने बनाने हैं इसके फैक्टर. तो फैक्टर आप किसी भी वे में बना सकते हैं. आप डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प ले सकते हैं, और अगर परफेक्ट स्क्वायर बनता हो तो आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं. तो अभी यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 है, हम फैक्टर मेथड को यूज करते हैं. 1 और 12 और यहाँ पर 7 है. और आपको पता है स्प्लिटिंग मेथड से -4 -3 गिव्स यू -7 एंड -4 इंटू -3 गिव्स यू 12. सो आपके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे m-4 m-3 इक्वल टू 0. ठीक है जी. तो इसके बाद आपने लिखनी है इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था अभी, आपके रूट चाहे रियल हो चाहे आपके रूट कॉम्प्लेक्स हो. ठीक है जी. इनको एज ए आपने अगर लिखना हो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो रूल सेम रहता है. आप पहले m को लिख लें. देयरफॉर m इज इक्वल टू 4, 3. देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज f1 y प्लस 4x f2 y प्लस 3x. मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था भी, अगर आप m को d पुट करते हैं, ठीक है, d को यानी कि m पुट करते हैं, d डिफरेंशियल होती है विद रिस्पेक्ट टू x, इसलिए जो आपका रूट आएगा वो आपने विद रिस्पेक्ट टू x यानी कि x के साथ मल्टीप्लाई करना है. ठीक है जी. अगर हम इसी तरह d डैश को m पुट करें तो उस केस में आप जो रूट है वो y के साथ अप्लाई करेंगे, मगर इस बार आपने d को m पुट किया था और d है डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, इसलिए जो रूट है वो आपने x के साथ लगाना है. इसके बाद लिखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल. इस बार हम पर्टिकुलर इंटीग्रल क्यों फाइंड करेंगे? क्योंकि राइट साइड में आपको एक फंक्शन गिवन है. अगर राइट साइड में 0 गिवन हो तो आपने सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है.
और अगर राइट साइड में आपको कोई फंक्शन गिवन हो इन टर्म ऑफ एक्स वाई, तो उस केस में आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल भी सॉल्व करना है। तो अब हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज, जैसे आपने M2 में भी किया था, जब भी आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना होता है तो जो भी z के साथ टर्म लगी होती है वो आपने 1 लिखनी होती है। डी स्क्वायर माइनस 7 डी डी डैश प्लस 12 डी डैश स्क्वायर इंटू ई रेज पावर एक्स माइनस वाई। ठीक है जी। तो अभी आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल जब फाइंड आउट करना है तो आपने कुछ रूल्स फॉलो करने। वो रूल्स क्या हैं? जैसे हम मैथमेटिक्स 2 में भी रूल फॉलो करते हैं, एक्सपोनेंशियल को लिखने के लिए एक पर्टिकुलर इंटीग्रल अलग से है, कॉस साइन को लिखने के लिए अलग से मेथड है, अगर आपके पास कोई एक्स में फंक्शन है उसको लिखने के लिए अलग से है, अगर ई के साथ कॉस मल्टीप्लाई है या ई के साथ एक्सपोनेंशियल के साथ साइन मल्टीप्लाई है तो उसको लिखने का कंसेप्ट अलग से है। तो इसी तरह यहाँ पर भी आपने कुछ रूल्स फॉलो करने। वो रूल्स कौन से हैं वो साथ साथ में अब आपने देखना है। यहाँ पर आपको 3 टाइप्स की इक्वेशन आएंगी, केस 1, केस 2 एंड केस 3। 3 टाइप्स की आपके पास इक्वेशन होंगी। केस 1 में आपके पास कौन सी इक्वेशन आएंगी? जिसमें सिंगल एक्स सिंगल वाई गिवन होगा आपको, सिंगल एक्स सिंगल वाई, इनकी पावर होगी 1, बीच में प्लस हो चाहे माइनस, इनके कॉफिशिएंट जो मर्जी हो, इनकी होल पावर जो मर्जी हो, और इसके साथ जो मर्जी फंक्शन अप्लाई हो, फंक्शन जैसे मर्जी अप्लाई हो, कॉफिशिएंट जो मर्जी हो इनके, और पावर भी जो मर्जी हो इसकी। ठीक है जी। जो इनकी पावर है वो भी कुछ भी हो सकती है। तो इस केस में आपने क्या करना है, आपने डी को पुट करना है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डी की जगह पर, एंड डी डैश की जगह पर आपने पुट करना है कॉफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है जी। जैसे अभी हम इसमें करेंगे डिस्कस, जहां पर अगर आप देखें तो x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, इनके जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, और यहाँ पर फंक्शन आपको गिवन है एक्सपोनेंशियल। यहाँ पर आपको एक्सपोनेंशियल गिवन हो सकता है, आपको साइन गिवन हो सकता है, आपको कॉस गिवन हो सकता है, आपको लॉग गिवन हो सकता है, आपको अंडर रूट गिवन हो सकता है, आपको कुछ भी गिवन हो सकता है। ठीक है जी। बस आपने ये याद रखना है भी ये केस नंबर 1 है या केस नंबर 2 है या केस नंबर 3 है। केस नंबर 1 में तो x और y की पावर 1 होती है, बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है। जो केस नंबर 2 होता है इसमें एक्स वाई मल्टीप्लाई में होते हैं, x इंटू वाई गिवन हो सकता है आपको, या फिर एक्स वाई पर पावर गिवन होंगी आपको, एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस माइनस वाई क्यूब, ऐसे आपको कुछ गिवन होगा। इसमें आपको कोई भी फंक्शन नहीं गिवन होगा, सिर्फ और सिर्फ सिंपल एक्स वाई या तो पावर के साथ गिवन होंगे या फिर आपको इनकी प्रोडक्ट गिवन होगी। ठीक है, इनके साथ कोई भी फंक्शन नहीं गिवन होगा। और केस 3 में एक्स अलग फंक्शन होता है, वाई अलग फंक्शन होता है। तो आपको 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे, 3 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, केस 1, केस 2 एंड केस 3, और सभी में आपने अलग अलग कंसेप्ट फॉलो करना है। केस 1 में अलग कंसेप्ट, केस नंबर 2 में अलग कंसेप्ट, और केस नंबर 3 में अलग कंसेप्ट। ठीक है जी। अभी जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है ये केस नंबर 1 का है, क्योंकि इसमें x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, फंक्शन आपको कोई भी गिवन हो सकता है। मैं आपको 2-4 एग्जांपल्स करवाऊंगा इसके बेस पर, तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा भी मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। तो अभी ये केस नंबर 1 है, आप अपने हिंट के लिए लिख लेंगे यहाँ पर केस 1। इसमें आपने क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है वो d की जगह पर फिल करना है, और जो y का कोफिशिएंट है वो आपने d डैश की जगह पर फिल करना है। अब जो अगर d ऊपर हो इसको हम डिफरेंशियल कहते हैं, जैसे आपको पता है d इज डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, और अगर आप d डैश देखें तो ये डिफरेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू y। और आप सभी को पता है डिफरेंशियल का जो रिवर्स होता है दैट इज इंटीग्रेशन। ठीक है जी। तो अभी 1 अपॉन डिफरेंशियल है, ठीक है, चाहे वो d है चाहे वो d डैश है, बट हम इसको रीड करेंगे 1 अपॉन डिफरेंशियल। 1 अपॉन डिफरेंशियल इज इंटीग्रेशन। तो आपने देखा अभी जहां पर इंटीग्रेशन होगी, अब कितने ऑर्डर की होनी है, जितने ऑर्डर की आपको डिफरेंशियल गिवन है, आपको 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल गिवन है, तो आपने 2 ऑर्डर की इंटीग्रेशन जहां पर डाल देनी है।
इसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने पढ़ा है सभी ने लोअर क्लासेस में भी, अगर आपके पास सिंगल इंटीग्रल हो तो आपके पास सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। पर मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल मेरे पास x है और एक वेरिएबल मेरे पास y है। तो अब मैंने क्या करना है, दोनों की जगह पर एक सिंगल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है u, और 2 बार इंटीग्रेशन यहाँ पर लिखेंगे du। और यहाँ पर आपने u को डिफाइन कर देना भी, आपने u को क्या लिया है, दिस इज इक्वल टू x माइनस वाई। अब आपने इसको सॉल्व करना है, बस इतना ख्याल रखना है भी नीचे जीरो ना आ जाए। अगर नीचे जीरो आ गई तो फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो दिस इज 1 + 7 + 12। तो एक्सपोनेंशियल की एक बार इंटीग्रेशन करें, आप सभी को पता है इंटीग्रेशन ऑफ e पावर u इज अगेन e पावर u। दिस इज 1/20 e पावर u, दिस इज इक्वल टू 1/20 e raised power x minus y। Therefore, complete solution is equal to complementary function plus particular integral. Therefore, z is equal to f1 y plus 4x, f2 y plus 3x plus 1/20 e power x minus y. This is your complete solution. क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है जी, बड़े इजी क्वेश्चन है। आपने पहले जो भी गिवन इक्वेशन होती है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, दैट इज इन टर्म ऑफ डी एंड डी डैश। आफ्टर कन्वर्टिंग इन डी एंड डी डैश you have to write auxiliary equation. For auxiliary equation you have to put d equal to m and d dash equal to 1. In most of the questions you have to put d equal to m and d dash equal to 1. Only in these those questions in which power of m and differential order if not same, then you have to put d equal to 1 and d dash equal to m. Otherwise in all the questions you have to put d equal to m, d dash equal to 1 for auxiliary equation. After writing the auxiliary equation you have to find the values of m, and after finding the value of m you have to write complementary function. And complementary function के लिए जैसे मैंने आपको बताया था भाई, आपने रिप्रेजेंटेशन देनी है इन टर्म ऑफ f, और जो रूट है वो आपने x के साथ मल्टीप्लाई करना है अगर आपने d को इनपुट किया है, और अगर आप d डैश को इनपुट करते हैं फिर रूट आपने y के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद आपने लिखना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल जब आपने लिखना है, बस आपने ये याद रखना है भी कौन सा केस फॉलो हो रहा है, केस नंबर 1 फॉलो हो रहा है, या केस नंबर 2 फॉलो हो रहा है, या केस नंबर 3 फॉलो हो रहा है। अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू राइट पर्टिकुलर इंटीग्रल, बिकॉज इन ऑल द डिफरेंट केसेस वी हैव डिफरेंट रूल्स। सो पर्टिकुलर आपने देखना है कौन सा केस फॉलो हो रहा है और उसके बेस पर आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखना है। जब भी आपके पास सिंगल एक्स सिंगल वाई होगा, बीच में प्लस माइनस हो, फंक्शन जो मर्जी गिवन हो, पावर जो मर्जी गिवन हो, वो आपको मैटर नहीं करती। कॉफिशिएंट एक्स वाई के जो मर्जी हो वो भी मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, केस नंबर 1 के लिए एक्स की पावर और वाई की पावर 1 होनी चाहिए। उस केस में आपने ऐसे सॉल्व करना है, डी की जगह पर आपने कॉफिशिएंट ऑफ एक्स पुट करना है, डी डैश की जगह पर कॉफिशिएंट ऑफ वाई पुट करना है, और जितनी डिफरेंशियल ऑर्डर आपको गिवन है उतनी बार आपने इंटीग्रेशन करना है, और जो भी एक्स और वाई वाली टर्म है उसको आपने यू पुट करना है। और क्योंकि सिंगल इंटीग्रेशन के लिए आपको सिंगल वेरिएबल चाहिए, इसलिए आपने ऐसा करना है। इसके बाद आपने इंटीग्रेशन करके जब लास्ट में आप पहुंच जाओगे वहां पर जाकर वापस u की वैल्यू फिल कर देनी है, और लास्ट में आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सॉल्यूशन लिखना है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है जी, आई थिंक कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। नोट डाउन होगी एग्जांपल? बेटा नोट डाउन कर ली एग्जांपल? यस सर। Yes, sir. करें नेक्स्ट शुरू करें? सर यस सर। करूं? सर कैमरा थोड़ा उधर राइट की तरफ कर दो, उधर से जो केस सेकंड और थर्ड है प्रॉपर दिख नहीं रहे। अब ठीक है? यस सर, परफेक्ट सर। ओके, थैंक यू। तो अभी मैंने सभी आपको केसेस करवा देने हैं, तो लास्ट में आपको सभी रूल्स हैं या सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाने भी, इनको कैसे सॉल्व करते हैं। 5 मार्क्स में आपको एग्जाम में आते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लिखें। सॉल्व कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर
प्लस 2 कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स वाई प्लस कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन ऑफ एक्स माइनस वाई equal to sine of x minus y. The given equation is curl square z by curl x square 2 curl square z by curl xy curl square z by curl y square equal to sine of x minus y. अब लास्ट क्वेश्चन में आपके पास राइट साइड में एक्सपोनेंशियल था, मगर इस क्वेश्चन में आपके पास राइट साइड में साइन है. तो पहले आप इसकी लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उसके लिए पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखें. फॉर सिंबॉलिक फॉर्म कर्ल बाय कर्ल एक्स को डी पुट करें एंड कर्ल बाय कर्ल वाई को डी डैश पुट करें. देयरफॉर गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इज डी स्क्वायर 2 डी डैश स्क्वायर z equal to sine of x minus y. For auxiliary equation, put d equal to m, d dash equal to 1. Therefore, auxiliary equation is m square plus 2m plus 1 equal to 0. यहाँ पर आपने इनके बनाने हैं फैक्टर, तो अगर आप फैक्टर देखें तो दिस इज m plus 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0. परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर. और अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं क्लियर होता है तो आप इनके फैक्टर बना सकते हैं, या डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प लेकर आप फैक्टर बना सकते हैं. तो दिस इज m इक्वल टू -1 कोमा -1. जितनी पावर होती है ना उतनी बार आपने रूट को रिपीट करना होता है. कई स्टूडेंट क्या करते हैं, मैंने देखा है भी वो m इक्वल टू -1 लिख के ही छोड़ देंगे. वो भूल जाते हैं भी आपकी इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर की है, तो आपने जो रूट है वो 2 बार रिपीट करना है. m इक्वल टू -1 एंड m इक्वल टू -1. नाउ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज z इक्वल टू f1 y माइनस 1x f2 y माइनस 1x. अब जैसे आप देख रहे हैं भी आपके दो रूट सेम है, तो मैंने लास्ट टाइम आपको लास्ट लेक्चर में बताया था भी यू हैव टू मल्टीप्लाई x विद सेकंड फंक्शन. ठीक है जी, आप पहले फंक्शन के साथ भी x मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है. मगर दोनों में से एक फंक्शन के साथ आपने x मल्टीप्लाई करना है, जो इनको लिखने का रूल है. तो आपने देखा होगा, देखो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं. हर क्वेश्चन में सेम जो आपने रूल फॉलो करना है. ठीक है जी, सेम कंसेप्ट पर बेस है, तो आपने इनको डिस्कस कर लेना है. नोट कर लो, इसके बाद हम पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखेंगे. तो नेक्स्ट अब इसका हम लिखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल. जहां तक हमने लिख लिया है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2 डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस वाई. अब आपने देखना भी कौन सा रूल अप्लाई होता है, केस नंबर 1 है या केस नंबर 2 है या केस नंबर 3 है. तो अगर आप देखें यहाँ पर भी x की पावर 1 है और y की पावर 1 है. ठीक है जी, और दूसरा जहाँ पर साइन अप्लाई हो रहा है, साथ में फंक्शन अप्लाई हो रहा है, तो ये केस नंबर 1 है. तो आपने यहाँ पर हिंट के लिए लिख लेना है केस नंबर 1. और जैसे मैंने आपको बताया था केस नंबर 1 में आपने क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है वो आपने डी किया पर, x का कोफिशिएंट है 1 और जो y का कोफिशिएंट है दैट इज -1 वो डी डैश किया पर इनटू साइन ऑफ. ठीक है जी, मगर साइन लिखने से पहले जैसे मैंने आपको बताया था अभी 1 अपॉन डिफरेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय इंटीग्रेशन. अब क्योंकि सेकंड ऑर्डर है तो यहाँ पर आप सेकंड ऑर्डर की इंटीग्रेशन लिखेंगे. और सर 1/0 बनता है. हाँ जी, 1/0 बनता है. 1/0 बनता है. अभी देखते हैं इसको. तो दिस इज साइन u du where u is equal to x minus y. अब इसको आगे सॉल्व करेंगे. दिस इज 1
-2 + 1। अगर आपको पता चल जाए भी यहाँ पर नीचे 0 आ रही है तो आप इंटीग्रेशन मत करना, फायदा नहीं कोई इंटीग्रेशन लिखने का। अगर नीचे 0 आ जाए तो रूल होता है फेल। जैसे आपने मैथमेटिक्स 2 में भी पढ़ा होगा सभी ने, जब भी इंटीग्रल के नीचे 1 के नीचे 0 आ जाए तो आपने लिखना है रूल फेल इन दिस केस। अब ये नहीं भी आपने इस क्वेश्चन को लेफ्ट आउट कर देना है, इसको आगे सॉल्व नहीं करना। अब आपने इसको आगे देखना भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए इसके लिए एक रूल होता है। आपने दोबारा पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखना है, अगेन पी आई इक्वल टू, आप यहां पर पहुंच जाए जहां से हमने स्टार्ट किया था इसको। तो यहां पर आपने क्या करना है, अगर आपने डी को इनपुट किया हुआ है और डी क्या है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपने क्या करना है, यहां पर एक्स मल्टीप्लाई करना है। और अगर आपने डी डैश को इनपुट किया है, मेरी बात साथ साथ में सुन लेना, अगर आपने डी डैश को इनपुट किया है तो यहां पर आपने वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू रूल, अगर डी को इनपुट किया है, डी इज डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई हियर एक्स, और इफ यू पुट डी डैश इक्वल टू एम and d dash is differential with respect to y, then you have to multiply here with y. इसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप यहां पर x मल्टीप्लाई करते हैं तो इस टर्म की आपने d के साथ डिफरेंशियल करनी है, और ऐसे ही अगर आप y मल्टीप्लाई करते हैं तो आपने d डैश के साथ डिफरेंशियल करनी है। तो अगर मैं d के साथ डिफरेंशियल करता हूं तो d स्क्वायर की डिफरेंशियल 2d, यहां पर 2d की डिफरेंशियल आ जाएगी 2 और साथ में d डैश, और d डैश स्क्वायर की डिफरेंशियल हो जाएगी 0, साइन ऑफ x माइनस वाई। अब दोबारा आप करेंगे, यहां पर d की यहां पर आपने 1 फिल करना है और d डैश की यहां पर -1 आ गया, और साथ में 1 इंटीग्रेशन, क्योंकि अब डिफरेंशियल ऑर्डर फर्स्ट रह गया है तो आप एक बार ही इंटीग्रेशन करेंगे, u वेयर u इक्वल टू x माइनस वाई। अब आप देखिए दोबारा से 0 आ रही है नीचे, क्योंकि 2 - 2 इज 0। सर हाँ जी, हाँ जी, अगेन पर्टिकुलर इंटीग्रल लाइक स्टेप दोबारा समझा लो। हाँ जी, जब भी आपके पास, जब आप इंटीग्रल पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहे हो, नीचे आपके पास 0 आ जाए, जैसे इस केस में 0 आ गई है, तो आपने क्या करना है, दोबारा से पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉलो करना है। और दोबारा से जब हम इंटीग्रल फॉलो करते हैं तो आपने यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब आपने ध्यान से देखना है भी आपने किसको इनपुट किया था। जैसे यहाँ पर मैंने d को इनपुट किया था तो d इज डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर मैं x को मल्टीप्लाई करूंगा। और ऐसे ही अगर मैं d को इनपुट करता, d डैश को इनपुट करता हूँ, d डैश इज डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y, तो फिर मैं यहाँ पर y मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है जी, जिसको आप d इनपुट करते ना, आपने उसी के बेस पे ही आगे क्वेश्चन को फॉलो करना होता है, जो इनका रूल है। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मैं d को इनपुट करके आया हूँ, और अगर ऐसे मैं d डैश को इनपुट करता तो यहाँ पर मैंने y के साथ मल्टीप्लाई करना था। ठीक है जी, तो अभी नीचे फिर 0 आ जाएगी, दिस इज x 1/0। अगर 0 आ जाए नीचे तो इंटीग्रेशन मत करना, ये एडवाइस है आपको। तो आपने फिर लिखना है रूल फेल इन दिस केस। अब हम दोबारा से फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉलो करेंगे, अगेन पी आई इज इक्वल टू, फिर से x के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर से नीचे d के साथ डिफरेंशियल करें, साथ में साइन x माइनस वाई। अब क्योंकि आपकी नीचे डिफरेंशियल ऑर्डर खत्म हो गया है, अब आपको आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। जब आपके पास कांस्टेंट टर्म आ जाए तो आपका जो आंसर है वो फिनिश हो जाएगा, जहां पर ही आपने स्टॉप कर देना है। तो आपके पास जो पी आई है दैट इज x²/2 साइन ऑफ x माइनस वाई। अब लास्ट में आपने लिखना है कंप्लीट सोल्यूशन, दिस इज कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो दिस इज z इक्वल टू f1 y minus 1x plus x f2 y minus 1x plus x square upon 2 साइन ऑफ, इसको मैं रब कर रहा हूं यहां पर, साइन ऑफ x माइनस वाई। दिस योर फाइनल आंसर।
नोट कर लें, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक पोल है आपके लिए, पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें, इसके बाद एक पोल अटेम्प्ट करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जी। आप सभी का अगर नोट डाउन हो गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर माइनस कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन ऑफ एक्स cos 2y, sin of x cos 2y. The given equation is कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर माइनस कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई स्क्वायर साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ 2y। आपने कभी भी राइट साइड की टेंशन नहीं लेनी, पहले आपने लेफ्ट साइड की हेल्प के साथ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है, उसके बाद हम देखेंगे भी राइट साइड में आपने क्या करना है। तो फॉर कॉम्प्लीमेंट सिंबॉलिक फॉर्म, फर्स्ट राइट डाउन सिंबॉलिक फॉर्म। इसके लिए आप पुट करेंगे कर्ल बाय कर्ल एक्स को डी, कर्ल बाय कर्ल वाई को डी डैश। देयरफॉर गिवन इक्वेशन in symbolic form is d square minus d dash square z equal to sin x cos 2y. For auxiliary equation, put d equal to m, d dash equal to 1. Therefore, auxiliary equation is m square minus 1 equal to 0. M square equal to 1. This implies m equal to plus minus 1. ठीक है जी। तो इसके बेस पर आपने लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। दिस इज zc equal to f1 y minus 1x f2 y plus 1x। ठीक है जी। तो फर्स्ट आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख लेना है। बार बार मैं आपको क्वेश्चन में करके दे रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ताकि आपको क्लियर हो जाए भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने क्या कैसे लिखना है। और जैसे आप देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन टोटली डिपेंड अपॉन एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी इक्वेशन में रूट आप गलत ना फाइंड आउट कर लेना। ठीक है जी। अगर आपके रूट सही है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी सही होगा। अभी लास्ट जो 13 स्टूडेंट ने गलती की है, ऐसी गलती आप आगे ना करना। ठीक है जी। आराम से पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखें, रूट फाइंड आउट करें, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखें। अब इसके बाद हम लिखते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। जहाँ तक नोट कर लिया सभी ने? Have you noted up to this top step? Yes, sir. चलो नेक्स्ट करें फिर। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल, दिस इज 1 अपॉन डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ 2y। अब आपने ये नहीं समझना भी ये केस नंबर 3 आ गया है। जैसे मैंने केस नंबर 3 में आपको बताया था भी x अलग फंक्शन होगा और y अलग फंक्शन होगा। अगर दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है भी, वो किसी भी तरह से सेम नहीं हो सकते या एक जैसे नहीं हो सकते या केस नंबर 1 टाइप नहीं हो सकते, तो फिर मैं डेफिनेटली यहाँ पर केस नंबर 3 ही अप्लाई करूँगा। मगर फिर भी एक केस नंबर 3 के लिए मैं आपको हिंट देता हूँ। इसमें एक फंक्शन जो होता है x या y में से, वो फ्री ऑफ अदर फंक्शन होता है भी। जैसे यहाँ पर sin x cos 2y ना, तो केस नंबर 3 में क्या होगा, सिंपल x cos 2y, यानी कि x के साथ कोई फंक्शन नहीं अप्लाई होगा, या फिर ऐसे ही y फ्री ऑफ फंक्शन होगा। दोनों में से एक
फ्री ऑफ फंक्शन होता है, मगर यहाँ पर क्या है, दोनों के साथ फंक्शन अप्लाई हो रहा है, साइन के साथ भी और कॉस के साथ भी। तो ये केस नंबर 3 की एग्जांपल नहीं है, इसको मैं केस नंबर 1 से ही करूंगा, बट मुझे पहले इनको एडजस्ट करना होगा। और आप सभी को पता है कॉस और साइन आपस में एडजस्ट कैसे होते हैं। आपके पास एक फार्मूला होता है 2 sin a cos b 2 cos a sin b, ठीक है, याद है सभी को। तो आपने उन फार्मूले को या उस फार्मूले को यहाँ पर फॉलो कर लेना है। तो दिस इज 1/2 d स्क्वायर d डैश स्क्वायर 2 sin x cos 2y, दिस इज 1/2 d स्क्वायर माइनस d डैश स्क्वायर sin 2 sin x cos 2y, this is equal to sin a plus b plus sin a minus b। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग कर देना है। डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर साइन ऑफ x प्लस 2y प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर साइन ऑफ x माइनस 2y। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, आपने इनको I1 प्लस I2 अज्यूम कर लेना है। इनको अलग अलग करके सॉल्व करना है। इनको अलग अलग करके क्यों सॉल्व करना है, मे बी एक इंटीग्रल के नीचे 0 आ जाए, और आपको पता है 0 वाले केस में आपको दोबारा से सॉल्व करना पड़ सकता है, और दूसरे में ऐसा ना हो, तो फिर आपको क्या होगा, अगर आप इनको अलग अलग नहीं करते, आप इनको साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे, तो फिर आपके लिए मुश्किल आएगी। आपको एक अगर सॉल्व हो जाता है उसको साथ साथ में कैरी करना पड़ेगा। तो बेटर ये है भी आप इनको ब्रेक कर लें, एक को I1 इंटीग्रल नाम दे दें, एक को I2 इंटीग्रल नाम दे दें। नाउ I1 इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर साइन ऑफ x प्लस 2y। अब यहां पर भी साइन है, केस नंबर 1 की एग्जांपल है, तो इसमें भी आपने d की यहाँ पर x का कोफिशिएंट फिल करना है और d डैश की यहाँ पर y का कोफिशिएंट फिल करना है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल है, तो 2 टाइम आपने इंटीग्रेशन करनी है, साइन u du। Now this is 1 minus 4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस u, और यहाँ पर आपने मेंशन कर देना है u क्या चीज है, u है आपके पास x प्लस 2y। दिस इक्वल टू माइनस 1/3 और अंदर आ जाएगा माइनस कॉस की इंटीग्रेशन साइन u। दिस इज 1/3 साइन ऑफ x प्लस 2y। ठीक है जी। ऐसे आपके पास आ गई वैल्यू I1 की, ऐसे ही आपने वैल्यू सॉल्व कर लेनी है अब I2 की। अब I2 के लिए सॉल्व करते हैं। नाउ I2 इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर साइन ऑफ x माइनस 2y। दिस कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर माइनस माइनस 2 स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर इंटीग्रेशन साइन ऑफ u du। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस u। दिस इज इक्वल टू माइनस 1/3 माइनस साइन u। Therefore I2 is equal to 1/3 sin u। यहां पर आपने लिख देना था भी what is u, u is equal to x minus 2y। This is sin of x minus 2y। Therefore from 1 pi is equal to 1/2 1/3 sin of x plus 2y
plus 1/3 sine of x minus 2y. This is equal to 1/6 sine of x plus 2y plus sine of x minus 2y. So finally, complete solution is equal to complementary function plus particular integral. Therefore, z is equal to f1 y minus 1x, f2 y plus 1x plus 1/6 sine of x plus 2y plus sine of x minus 2y. Finally, we get a complete solution. So write down this example. After this, we will do next question in which d dash is equal to m and d equal to 1. And write down next example. Solve curl cube z by curl x square curl y minus 2 curl cube z by curl x curl y square plus curl cube z by curl y cube equal to 1 by x square. Solution. The given equation in symbolic form is, first of all you have to write symbolic form. So given equation in symbolic form, you can write it as d square d dash 2d d dash square plus d dash cube z equal to 1 upon x square, where d means differential with respect to x, d dash means differential with respect to y. After this, you have to write auxiliary equation. For auxiliary equation, put d equal to m, d dash equal to 1. अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली हम हर क्वेश्चन में क्या करते हैं, d को m पुट करते हैं और d डैश को 1 पुट करते हैं. बट अगर आप इस क्वेश्चन में भी ऐसा करेंगे, आप रफ में देखें पहले, तो यहाँ पर आएगा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1. जो बात मैं स्टार्टिंग पर आपको बता रहा था भी, अगर m की पावर और डिफरेंशियल ऑर्डर सेम ना हो तो आप रिवर्स करेंगे, आप d डैश को m और d को 1 पुट करेंगे. अब इस केस में देखें m की पावर आई है 2, और अगर आपका ऑर्डर देखें, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज इक्वल टू 3. सो पावर ऑफ m not equal to order of the differential equation. So इस केस में अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि जितनी डिफरेंशियल ऑर्डर होते हैं ना, उतने ही उसके रूट्स होते हैं. और यहाँ पर m की पावर बन रही है 2, तो आपके पास रूट्स आएंगे 2, जबकि आपका ऑर्डर है 3. ठीक है जी, यानी कि जो आप कंप्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे वो उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा जो आपको गिवन है, क्योंकि आपकी गिवन इक्वेशन थर्ड ऑर्डर में, तो उसके जो लास्ट कंप्लीमेंट्री फंक्शन में 3 कांस्टेंट आने चाहिए, यानी कि 3 फंक्शन आने चाहिए. और अगर आप ऐसा करते हैं भी d को m पुट करते हैं तो आपके पास लास्ट में 2 फंक्शन आएंगे. तो इस क्वेश्चन में हम ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पर हम d को 1 पुट करेंगे, d डैश को m पुट करेंगे. ठीक है जी, तो ये ध्यान आपने पहले रखना है, ऑर्डर और m की पावर देख लेनी है. हाँ जी सर, अगर साडे को d स्क्वायर d डैश माइनस 2d ते d डैश दिता है, 2d d डैश, आपका ऑर्डर होना, आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए थ्रू आउट. यस सर, ऑर्डर तो सेम ही है. जैसे देखो ना, d स्क्वायर d डैश माइनस 2d d डैश स्क्वायर हो, d स्क्वायर d डैश माइनस 2d d डैश स्क्वायर, 2d d डैश स्क्वायर. यस सर, बस इतनी इक्वेशन है. अगर आपके पास इतनी ही इक्वेशन गिवन हो तो यहाँ पर बनेगा m स्क्वायर माइनस 2, अगर मैं d को m पुट करता हूँ, और ऐसे अगर मैं d डैश को m पुट करता हूँ
तो तब भी क्या बनेगी, तब बनेगी 1 माइनस 2m²। अब दोनों केसेस में क्या यहाँ पर पावर आ रही है, 2 पावर आ रही है, यस ठीक है जी। तो इसके अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आप अगर डी को इनपुट करते हैं तब भी पावर और ऑर्डर मैच नहीं करता, अगर आप डी डैश को इनपुट करते हैं तब भी पावर और ऑर्डर मैच नहीं करता, तो याद रखें इस केस में आपने क्या करना होता है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होता है और इसमें से जो डिफरेंट रूट आएंगे वो आपने कैरी ऑन करने होते हैं, जो सेम होते हैं वो आपने लेफ्ट करने होते हैं। तो आपके पास अगर यहाँ पर देखें तो आपके पास 4 रूट्स आएंगे, ठीक है जी। इनमें से जो डिफरेंट होंगे वो आपने चूज करने होते हैं और जो सेम होंगे वो आपने लेफ्ट करने होते हैं, ठीक है जी। ऐसी कोई एग्जांपल हुई तो वो भी मैं आपको डिस्कस करवा दूंगा। वैसे आपके सिलेबस में है नहीं ऐसी कोई एग्जांपल, अगर कोई हो मैं ढूंढ के उसको फाइंड आउट करके आपको करवा दूंगा वो भी डिस्कस, ठीक है जी। क्लियर है मेरी बात? यस सर। हाँ जी। तो नेक्स्ट चलें, तो यहाँ पर हम d को 1 और d डैश को इनपुट करेंगे। Therefore auxiliary equation is m minus 2m square plus m cube equal to 0. That is m cube minus 2m square plus m equal to 0. यहाँ पर m जो कॉमन निकाल लें आप, आपके पास आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0. This is m into m minus 1 whole square equal to 0. This is m equal to 0 and m equal to 1 comma 1. Therefore roots are m equal to 0 comma 1 comma 1. Therefore complementary function is z is c equal to f1 y plus. अब यहाँ पर हम लिखते थे पहले y प्लस, ठीक है जी, जो रूट था वो x के साथ मल्टीप्लाई करते थे, मगर इस केस में आप रिवर्स कर रहे हो, आप d डैश को इनपुट कर रहे हो, d को 1 पुट कर रहे हो। तो यहाँ पर ध्यान रखना, गलती ना कर लेना, इस बार जो रूट है वो y के साथ मल्टीप्लाई होगा, जाएगा x प्लस 0y f2 x प्लस 1y प्लस f3 x प्लस 1y। क्योंकि ये दोनों सेम है इसलिए पहले हम x मल्टीप्लाई करते थे, इस बार हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, y को, ठीक है जी। तो बस आपने ये ख्याल रखना है भी आप किसको m पुट करें किसको आप कांस्टेंट पुट करें, उसके अकॉर्डिंग आपने नीचे एडजस्टमेंट करनी है अपनी। अब इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए आपने क्या करना है, आप सभी को पता है, दिस इज 1 अपॉन डी स्क्वायर डी डैश माइनस 2d डी डैश स्क्वायर प्लस डी डैश क्यूब 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब दोबारा से मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इसमें एक डिफरेंशियल जो है वो x को रिप्रेजेंट करती है और एक जो डिफरेंशियल है वो y को रिप्रेजेंट करता है। d इज डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x एंड d डैश इज डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y। अब यहाँ पर d भी है और d डैश भी है और आपने इन दोनों डिफरेंशियल्स को एलिमिनेट करना है, ठीक है जी। और मगर आपके पास यहाँ पर x ही नजर आ रहा है, तो याद रखना जब कभी भी राइट साइड में जो फंक्शन आपको गिवन है उसमें सिर्फ x ही हो या उसमें सिंगल y हो, तो आपने क्या करना है, x और y को आपने खुद इंट्रोड्यूस करना है बाय 0 इंटू मल्टीप्लाई बाय दैट वैल्यू जो मिसिंग है वहां पर। जैसे यहाँ पर x है बट y मिसिंग है तो मैं इंट्रोड्यूस करूंगा y को खुद ही। यहाँ पर मैं लिखूंगा नेक्स्ट स्टेप पर 1 अपॉन डी स्क्वायर डी डैश माइनस 2 डी डैश स्क्वायर डी डैश क्यूब, इसको मैं लिखूंगा x प्लस 0y होल पावर -2, ठीक है जी। आपने x को लिखना है x प्लस 0y, जब भी कभी भी x अकेला हो तो आपने 0y लगा के साथ में टर्म कंप्लीट करनी है। अगर y गिवन है तो आपने 0x लगा के साथ में अपनी टर्म को कंप्लीट करना है ताकि आप केस नंबर 1 को फॉलो कर सकें। यहां पर हिंट के लिए लिख लें केस नंबर 1। अब आगे आपको पता ही आपने क्या करना है, दिस इज केस नंबर 1। जो कॉफिशिएंट x है वो आप d की जगह पर फिल करेंगे और जो कॉफिशिएंट y है वो आप
डी डैश की यहाँ पर फिल करेंगे। तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अब थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल है तो थर्ड ऑर्डर की इंटीग्रल होगी, यहाँ पर आ जाएगा u पावर -2 du एंड du, वेयर u इक्वल टू x प्लस 0y, यानी कि आप कह सकते हैं u इक्वल टू x। pi इज इक्वल टू 1 माइनस 0 0 माइनस 0 प्लस 0, और मैंने आपको बताया था भी अगर नीचे 0 आती हो तो आपने इंटीग्रेशन नहीं करनी, यहां पर हो गया रूल फेल। अगर आपका रूल फेल हो जाए तो आपने दोबारा करना है, और जब आपने दोबारा करना होता है तब मैंने आपको बताया था भी आपने या तो x मल्टीप्लाई करना है या आपने y मल्टीप्लाई करना है। अब वहां पर हमने d को इनपुट किया था लास्ट क्वेश्चन में, तो वहां पर हमने x को मल्टीप्लाई किया था, मगर इस क्वेश्चन में हमने d डैश को इनपुट किया है एंड d डैश इज डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y, तो इस केस में आप y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे d डैश के साथ डिफरेंशियल करेंगे, तो दिस इज d स्क्वायर माइनस 4d d डैश प्लस 3d डैश स्क्वायर, और साथ में आपके पास है x प्लस 0y होल रेज पर -2। दिस इज y, फिर से फिल करेंगे x का कोफिशिएंट 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, d डैश की यहाँ पर आपने y का कोफिशिएंट फिल करना है और x की d की यहाँ पर आपने x का कोफिशिएंट फिल करना है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल है तो सेकंड ऑर्डर की इंटीग्रेशन u रेज पर -2 du वेयर u इक्वल टू x प्लस 0y, मतलब x। दिस इज y 1/1, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे u की पावर -2 की होगी u रेज पर -1/-1। आप सभी को पता है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक पावर आपने ऐड करनी होती है। दिस इज -y इंटीग्रेशन ऑफ 1/u। आप सभी को पता होना चाहिए भी अगर किसी फंक्शन की पावर -1 तो उसकी इंटीग्रेशन हम पावर वाले मेथड से नहीं करते, आप उसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे। तो दिस इज -y log of u and this is -y log of x. Integration of 1/u is log u and u is equal to x. So we get our particular integral. In last, you have to write complete solution. This is complementary function plus particular integral. Z equal to f1 x plus 0y plus f2 y plus 1x plus y f2 x plus y and f2 x plus y. And plus pi, and your pi is -y log of x. So by this you have to complete this question. If you have any doubt, please tell me. So write down next question. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, सॉल्व कर्ल क्यूब z बाय कर्ल x क्यूब माइनस कर्ल क्यूब z बाय कर्ल y क्यूब इक्वल टू 10 x क्यूब y क्यूब। In symbolic form, given equation is d cube minus d dash cube z equal to 10 x cube y cube, where d is equal to curl by curl x, d dash equal to curl by curl y. Now you have to write auxiliary equation. For auxiliary equation,
put d equal to m, d dash equal to 1. Therefore auxiliary equation is m cube minus 1 equal to 0. Now you have to find root of this equation. अब m क्यूब माइनस m क्यूबिक इक्वेशन है, तो आपके पास टू मेथड है, चाहे तो आप इसको हिट एंड ट्रायल सिंथेटिक डिवीजन से डिस्कस कर लें या फिर इसको डायरेक्ट डिस्कस कर लें। आपने लोअर क्लासेस में एक फार्मूला पढ़ा होगा a क्यूब माइनस b क्यूब, दैट इज a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप इस फार्मूले को फॉलो करें तो दिस इज रिटन एज m माइनस 1 m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0. This is m minus 1 equal to 0 and m square plus m plus 1 equal to 0. So this is m equal to 1. और यहाँ पर क्योंकि फैक्टर नहीं बनते हम डिस्क्रिमिनेंट को फॉलो करेंगे, तो दिस फार्मूला इज माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. तो दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 इज माइनस 3 ओवर 2. This implies m is equal to minus 1 plus minus iota root 3 over 2. Therefore roots are m equal to 1 minus 1 plus iota root 3 over 2 minus 1 minus iota root 3 over 2. ठीक है जी, तो आपके पास इसके रूट्स आ गए। अब इसके बेस पर आपने लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज zc इक्वल टू f1 y प्लस 1x f2 y प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 ओवर 2 इंटू x प्लस f3 y प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3 ओवर 2x। ठीक है जी, आपने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। लास्ट क्वेश्चन टॉपिक में भी, जो लास्ट लेक्चर लगा था हमारा उसमें भी और इसमें भी। अभी तक भी अगर आप गलती करते हो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में तो फिर मुश्किल है। अभी यहाँ पर मुश्किल नहीं होनी चाहिए आपको कोई, बड़ा इजी है। आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखें, उसके रूट फाइंड आउट करें और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दें। बस आपने इतना ख्याल रखना है भी m की पावर और जो आपका डिफरेंशियल ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं आता तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो आपने प्रॉब्लम अपनी सही कर लेनी है। वहाँ पर आपने ध्यान से देखना है भी किसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए किसको नहीं। मैंने दोनों टाइप्स के क्वेश्चन आपको करवा दिए, तो कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसके बाद है PI। नाउ PI इज d क्यूब माइनस d डैश क्यूब इंटू 10x क्यूब y क्यूब। अब आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर, अगर ध्यान दें तो यहाँ पर x और y मल्टीप्लाई आ गए आपस में। नाउ दिस इज नॉट केस नंबर 1। केस नंबर 1 में x और y के बीच में प्लस माइनस होना चाहिए, दूसरा x और y के पर पावर जो है 1 होनी चाहिए। बाकी होल पावर फंक्शन की जो मर्जी हो, फंक्शन के साथ ब्रैकेट के साथ फंक्शन जो मर्जी अप्लाई हो, चाहे एक्सपोनेंशियल साइन कॉस, वो सभी केस नंबर 1 में फॉलो करते हैं। पर यहाँ पर क्या है भी x और y आपस में मल्टीप्लाई हैं और दूसरा इनके पर पावर भी जो वो 3 पावर है, तो ये केस नंबर 2 है। इसको कैसे डिस्कस करना है, इस केस में आपने बाइनोमियल बनानी होती है। साथ में हिंट लिख लें भी यहाँ पर आपने बाइनोमियल बनानी है। इसके लिए आपने क्या करना है, d को बाहर ले आए। मर्जी आपकी, आप d को भी बाहर लेके आ सकते हैं, आप d डैश को भी बाहर लेके आ सकते हैं। यहाँ पर कोई हिट एंड फास्ट रूल नहीं है कोई भी, हाँ भी मैंने इसको ऐसे करना है इसको नहीं ऐसे करना है, वो आपकी मर्जी है। चाहे आप d को बाहर ले आए कॉमन, चाहे आप d डैश को कॉमन बाहर ले आए। दिस इज 10 इंटू 1 अपॉन d क्यूब 1 माइनस d डैश क्यूब ओवर d क्यूब होल पावर माइनस 1 x क्यूब y क्यूब। दिस इज 10 1 अपॉन d क्यूब। अब आपने बाइनोमियल ओपन करनी है, तो दिस इज 1 प्लस d डैश क्यूब ओवर d क्यूब। जब आपने बाइनोमियल ओपन करनी है ना, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है भी अगर तो ऊपर d डैश है तो फिर आपने y की पावर देखनी भी y की पावर कितनी है, और उसी के बेस पर ही आपने d डैश की पावर रखनी है। जितनी बाहर y की पावर होगी उतनी ही आपने d डैश की पावर रखनी है।
जैसे यहाँ पर बाहर वाई क्यूब है तो मैंने डी डैश पर पावर 3 रखी, इसके आगे मैंने सो ऑन कर दिया, मैंने ओपन नहीं किया। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं वाई क्यूब की सिर्फ 3 टाइम्स ही डिफरेंशियल कर सकता हूँ। वाई क्यूब की अगर मैं फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल करता हूँ तो दैट इज 3y²। अगर मैं सेकेंड टाइम करता हूँ तो दिस इज 6y, और अगर मैं थर्ड टाइम डिफरेंशियल करता हूँ दैट इज 6। तो मैं डी डैश वाई क्यूब की सिर्फ 3 बार ही डिफरेंशियल कर सकता हूँ, तो इसलिए आगे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप सभी को पता है अगर मैं बाइनोमियल की टर्म लिखना शुरू करूं तो वो तो इन्फिनिटी तक जाती है, जितनी मर्जी लिखते जाओ। मगर आपने ऐसा नहीं करना, आपने बाहर y की पावर देखनी अगर डी डैश डिनोमिनेटर में है, और अगर आप d को डिनोमिनेटर में रखते हैं तो फिर आपने x की पावर देखनी भी, x की पावर कितनी है उसके बेस पर आपने बाइनोमियल जो है ओपन करनी है। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ पर आपने डायरेक्ट डिफरेंशियल और डायरेक्ट इंटीग्रेशन करनी है। अब आप क्या करें, जो बाहर टर्म है ना x³ y³ आप उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, दिस इज x³ y³। अब यहाँ पर जो डिफरेंशियल है ना वो आपने कोई स्टेप में नहीं करनी, ऐसे अगर स्टेप में करेंगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने पहले डिफरेंशियल करनी है उसके बाद आपने इंटीग्रेशन करनी है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट शॉर्ट यूज करना है। यहाँ पर y³ की जैसे जो मैंने अभी आपको डिफरेंशियल बोली है वो 6 होती है, ठीक है जी। y³ की एक बार डिफरेंशियल करें दैट इज 3y², सेकेंड टाइम की 6y, लास्ट टाइम करेंगे तो 6, तो वो आपने सीधा ही लिख देना यहाँ पर 6, और साथ में आएगा x³। अब जो आपने इंटीग्रेशन करनी है वो भी आपने डायरेक्ट करनी है, 1/d³ x³ y³ 6। आप सभी को पता है जब हम एक बार इंटीग्रेशन करते हैं तो एक पावर ऐड करते हैं, अगर 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे तो दो पावर ऐड करेंगे, और अगर 3 बार इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 बार उसकी पावर ऐड करेंगे। पता ना सभी को, अगर आपके पास x पावर n है तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो होती है x पावर n + 1/n+1। अगर मैं एक बार इंटीग्रेशन करता हूं तो एक पावर ऐड करूंगा, और ऐसे ही अगर मैं 3 बार इंटीग्रेशन करूंगा तो 3 पावर ऐड होगी, तो यहाँ पर x की पावर हो जाएगी 6, और नीचे क्या आएगा, यहाँ पर x पावर 3 था, अगर आप x पावर 3 की इंटीग्रेशन करते तो आपके पास आना था x पावर 4/4, ठीक है जी। तो पहले बार फर्स्ट टाइम आना था 4, नेक्स्ट टाइम आपने करना था फिर आना था 5, और लास्ट में 6। ये आपने डायरेक्ट ही लिख लेना है, ठीक है जी। तो इसको आपने अब सिंप्लीफाई करना है आगे। तो दिस इज pi equal to 1/10 10/d³ x³ y³ प्लस 1/20 x पावर 6। अब बाहर फिर d³ है, एंड d³ इज डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, सो 1/d इज इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर फिर इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x y³। अब यहाँ पर x³ है तो इसमें फिर आप 3 ऐड कर दें, क्योंकि एक बार इंटीग्रेशन करें तो 1 पावर ऐड होगी, जैसे मैंने आपको पहले बोला है, और अगर आप सेकंड टाइम इंटीग्रेशन करते हैं तो 2 पावर ऐड करेंगे, और अगर आप थर्ड टाइम इंटीग्रेशन करते हैं तो 3 पावर ऐड करेंगे। तो नीचे आ जाएगा 4 5 6, ऐसे ही 1/20, यहाँ पर x पावर 6, इसमें अगर 3 ऐड करें तो 9, नीचे आ जाएगा 7 8 9, क्योंकि x पावर 6 की जो इंटीग्रेशन होती है दैट इज x पावर 7/7, और ऐसे ही नेक्स्ट टाइम आना था 7 के बाद 8 के बाद आना था 9। तो ये जो टर्म्स है वो आपने डायरेक्ट लिखनी है, और अगर आप कहते हैं भी मैंने 1/1 करना है इंटीग्रेशन को या डिफरेंशिएशन को, तो फिर आप देखें क्वेश्चन बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएंगे और आपका ही टाइम वेस्ट होगा। तो आप इनको सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पर आ जाएगा 1/12 x पावर 6 y पावर क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1008 x पावर 9। तो ये आ गया आपके पास वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब लास्ट में लिखेंगे हम कंप्लीट सॉल्यूशन, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो z इज इक्वल टू f1 y प्लस 1x f2 y प्लस -1 प्लस आयोटा √3/2x, इसके बाद f3 y प्लस -1 माइनस आयोटा √3/2x
प्लस 1/12 x रेज पावर 6 y क्यूब प्लस 1/1008 x पावर 9। तो कंप्लीट कर लें क्वेश्चन को। अगर कोई डाउट है इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन आवर लास्ट केस, सॉल्व equation is solve curl square z by curl x square plus curl square z by curl xy minus 6 curl square z by curl y square y cos of x। A very important question। पहले आप सेम वही काम करेंगे जो हमने रेस्ट क्वेश्चंस में किया है डिस्कस, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर सिंबॉलिक फॉर्म, पुट कर्ल बाय कर्ल x इक्वल टू d, कर्ल बाय कर्ल y इक्वल टू d डैश। देयरफॉर गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इज d स्क्वायर d डैश 6d डैश स्क्वायर z इक्वल टू y cos x। For auxiliary equation, put d equal to m, d dash equal to 1. Therefore, auxiliary equation is m square plus m minus 6 equal to 0. अब आपने इसके फैक्टर बनाने, यहाँ पर है 1, यहाँ पर 1, 1 इंटू माइनस 6, 1 इंटू माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 6 एंड 3 माइनस 2 दिस इक्वल टू 1, और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें डेट इज माइनस 6। तो यहाँ पर फैक्टर बन जाएंगे इनके m प्लस 3, m माइनस 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस 3, 2। देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज y(z)c। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जिसमें आप रूट फाइंड आउट कर रहे हो और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख रहे हो। यहाँ तक आप से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, बस आपने रूट फाइंड आउट करने और उनके बेस पर आपने इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने लिख लिए। अब आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखना है। जब पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखना है ना आपने, तभी आपने केसेस याद करने, कौन सा केस है, केस नंबर 1 है या केस नंबर 2 है या केस नंबर 3 है। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। जिस बच्चे को रूट फाइंड आउट करने आते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हैं चाहे वो हिट एंड ट्रायल मेथड से, तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो बहुत ईजी है। प्रॉब्लम आएगी आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल में। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में मैंने आपको हिंट दे दिए भी, आप 3 केस डिवाइड कर लेना, केस 1, केस 2, केस 3। क्योंकि ऐसा कभी भी किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ भी ये केस 1 है या केस 2 है या केस 3 है। ये सिर्फ मैं बच्चों को समझाने के लिए बोलता हूँ भी आप ऐसे केस डिवाइड कर लेना तो आपको इजी रहेगा। मैं आपको बुक भी दे दूँ ना तो आप वहाँ से जज नहीं कर पाओगे भी ये केस 1 है, केस 2 है, केस 3, क्योंकि बुक में कुछ ऐसा लिखा ही नहीं हुआ। ठीक है जी। तो ये थोड़े से ट्रिक होते हैं जो आपने याद रखने भी, कैसे कैसे आप जज कर सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल में ही गलती होनी जो आपसे होनी है। तो यहाँ पर आएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/d स्क्वायर d डैश माइनस 6d डैश स्क्वायर इंटू y cos x। अब ये केस नंबर 3 है। ये केस नंबर 3 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर y और x दो अलग अलग फंक्शन है। y x दो अलग अलग फंक्शन है। मैंने एक पहले भी क्वेश्चन आपको डिस्कस करवाया था sin x cos 2y, उसमें भी x और y दो अलग फंक्शन थे, मगर मैं उनको कंबाइन कर सकता था, जैसे मैंने वहां पर किया भी। 2 से मल्टीप्लाई करके हमने 2 sin a cos b का फार्मूला फॉलो कर लिया, डेट इज sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। बट इन दिस केस y एंड x हैव नो रिलेशन बिटवीन देयर। y अलग फंक्शन है, x अलग फंक्शन है। तो दिस इज केस नंबर 3। जब भी आपने केस नंबर 3 के बारे में सोचना है तो आपने यही सोचना भी y x में कोई रिलेशन बनता है या नहीं बनता। अगर तो बनता है फिर जो केस फॉलो होता है वो आपने कर लेना है। और आपको लगता है भी ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, इनमें कोई रिलेशन नहीं बनता,
तो फिर केस नंबर 3 को आप फॉलो करेंगे। केस नंबर 3 कैसे फॉलो करना है आप देखें आगे। हाँ जी, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन, अच्छा जब भी आपने केस नंबर 3 को फॉलो करना है तो आपने याद रखना है भी ये जो टर्म है आपने इसके फैक्टर बनाने हैं। हर केस में अलग अलग कंसेप्ट फॉलो होता है। केस नंबर 1 में आपने डी और डी डैश की यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट वाई भरना है और उसके बाद डिफरेंशियल के बेस पर आपने उसकी इंटीग्रेशन करनी है। केस नंबर 2 में आपको जैसे मैंने बताया भी आपने वहां पर बाइनोमियल बनानी होती है। ठीक है जी, बाइनोमियल कैसे बनानी वो आप पे डिपेंड करता है भी डी को बाहर लेके आना है आपने या डी डैश को बाहर लेके आना है। ऐसे ही अब लास्ट है केस नंबर 3। इसमें आपने क्या करना है, ये जो नीचे टर्म नजर आ रही है आपको 1 के नीचे, आपने इसके फैक्टर बनाने हैं। और याद रखना अगर आप इसको देखकर फैक्टर बनाएंगे तो आपसे फैक्टर कभी नहीं बनने। आप इसको फैक्टर देख के फैक्टर बना लें, वो कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट ही कर सकता है भी इसको देख के फैक्टर बना ले, क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं। आपने जितनी बार भी फैक्टर बनाए ना वहां पर सिंगल टर्म के साथ आपने बनाए, सिंगल वेरिएबल के साथ या सिंगल कांस्टेंट के साथ आपने जो फैक्टर बनाए। यहाँ पर 2 टर्म्स नजर आ रही है, एक डी और एक डी डैश है। तो अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो ना तो फैक्टर बनाने थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। तो मैं इनको देखकर फैक्टर नहीं बनाऊंगा। यहाँ पर मैं आपको एक हिंट देता हूँ भी आप कैसे फैक्टर बना सकते हैं, क्योंकि फैक्टर ऑलरेडी आपने बनाए हुए हैं। यहाँ पर ये देखें, आपने यहाँ पर फैक्टर बनाए थे, आपने फैक्टर बनाए थे m+3 m-2। आप सभी को पता है m कौन है, m है d और कांस्टेंट 1 कौन है, d डैश। तो आप इसको फॉलो करके यहाँ पर फैक्टर बना सकते हैं। तो फैक्टर बन जाएंगे आपके d+3d डैश, क्योंकि आपको पता है हर नंबर के साथ कांस्टेंट लगा होता है, डेट इज 1। तो 1 कौन है, d डैश। तो आप डायरेक्ट फैक्टर बना सकते हैं। अगर आप इसको फैक्टर देख के फैक्टर बनाएंगे आपको मुश्किल आ सकती है। आपने इसको देख के जो फैक्टर आपने पहले बनाए हैं उनको देख के यहाँ पर आपने फैक्टर बना लेने हैं। इसके बाद है y cos x। अब आपने क्या करना है, एक फैक्टर को बाहर रहने देना है और एक फैक्टर को आपने फंक्शन के साथ ले जाना है आगे। मर्जी आपकी है भी आपने कौन सा फैक्टर बाहर रखना है कौन सा अंदर। यहाँ पर कोई रूल नहीं है भी आप रट्टा लगाते फिरें, आप क्रैम करें, ऐसा आपने कुछ नहीं करना। आप जो मर्जी फैक्टर बाहर रख सकते हैं, जिस मर्जी फैक्टर को अंदर लेके जा सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर सिंगल डिफरेंशियल लिखी है। यहाँ पर आपको सिंगल डिफरेंशियल नजर आ रही है, तो सिंगल डिफरेंशियल का मतलब होता है सिंगल इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर आपने इंटीग्रेशन डाल दी। अब आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर आपने इनको u नहीं पुट करना है। u वहां पर हम पुट करते हैं केस नंबर 1 में, क्योंकि वहां पर x और y सेम बेस पे होते हैं। यहाँ पर x और y 2 अलग अलग फंक्शन है। तो आपने इस बार क्या करना है, आपने इन दोनों फंक्शन में से y और x में से एक को रिमूव करना है। आप चाहे x को रिमूव करें चाहे y को रिमूव करें, डिपेंड आप पे करता है। मगर हम फिर भी उसको रिमूव करते हैं जिसके साथ कोई फंक्शन ना लगा हो, क्योंकि आगे जाके इंटीग्रेशन करना इजी होता है। अगर आप फंक्शन वाले जिसके साथ कोई फंक्शन ऑपरेट है, जिस वेरिएबल के साथ कोई फंक्शन ऑपरेट है, अगर आप उसको रिमूव करते हैं तो आगे इंटीग्रेशन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपने उस प्रॉब्लम से अपने आप को रिलीफ रखना है, आपको अपने आप को दूर रखना है, तो आप क्या करें, आप उसको रिमूव करें जिसके साथ कोई भी फंक्शन नहीं लगा हुआ है। जैसे y यहाँ पर फ्री है तो मैं y को रिमूव करूंगा। अब y को कैसे रिमूव करना है, इसके लिए भी हिंट याद रखें, साथ में मैं लिख रहा हूं, यहाँ पर आप नोट कर लें। टू रिमूव y, अगर आप y को रिमूव करना चाहते हैं तो आप d को कांस्टेंट पुट करें एंड d डैश को आप पुट करें x। और अगर आप x को रिमूव करना चाहते हैं तो आप d को y पुट करें, d डैश को कांस्टेंट पुट करें। जैसे यहाँ पर मैं y को रिमूव करना चाहता हूं तो मैं y की या d की यहाँ पर कांस्टेंट पुट करूंगा और d डैश को x। अब ये वैल्यू आपने भरनी कैसे, y को रिमूव कैसे करना है, आपने इसी फैक्टर को देखना है ध्यान से। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर है d-2d डैश, तो y की वैल्यू बनेगी c-2x cos x dx, where y is equal to c-2x। ये वैल्यू आपने इसको देख के भरनी है, इस फैक्टर को। d की यहाँ पर आपने कांस्टेंट फिल करना है, d डैश की यहाँ पर आपने x फिल करना है, तो y की वैल्यू बन जाएगी c-2x।
ये इन क्वेश्चन को डिस्कस करने का रूल है। अब यहाँ पर आपने करनी है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर फॉलो हो रहा है चेन रूल, जैसे हमने फोरियर सीरीज में डिस्कस किया था। इसलिए मैंने पहले फोरियर सीरीज आपको करवाई थी भी आपको इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर आपने चेन रूल फॉलो कर लेना है। दिस इज c माइनस 2x, फर्स्ट फंक्शन कॉस की इंटीग्रेशन साइन x, फिर माइनस c माइनस 2x की इंटीग्रेशन डिफरेंशियल माइनस 2 साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस। तो pi इज इक्वल टू 1 अपॉन d प्लस 3d डैश, यहां पर आ गया y साइन x माइनस 2 कॉस x, y इज c माइनस 2x। अब ऐसे आपने फर्स्ट फैक्टर को रिमूव कर लिया है। अब आपने ऐसे ही सेम टू सेम सेकंड फैक्टर को रिमूव करना है। अब आप क्या करेंगे, दोबारा से इंटीग्रेशन का साइन डालेंगे, जहां पर y है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे? इस फैक्टर को देख के, जहां पर d है वहां पर कांस्टेंट और यहां पर d डैश है वहां पर x, तो ये y की वैल्यू बन गई माइनस 2 कॉस x dx, वेयर y इज इक्वल टू c प्लस 3x। अब फिर से आप चेन रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर दो फंक्शन है आपके पास, वो सिंगल फंक्शन ही है। तो c माइनस 3x फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस, माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 3, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज साइन x माइनस 2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज साइन x। देयरफॉर pi इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपके पास है y, आप यहां पर y लिखेंगे cos x प्लस 3 साइन x माइनस 2 साइन x, तो नेट इज माइनस y cos x प्लस साइन x। तो ऐसे आपने pi लिखना है इसका, और लास्ट में फिर आप ले देंगे कंप्लीट सॉल्यूशन दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। नोट कर लें यहाँ तक। अगर कोई आपको डाउट लगता है किसी जगह पर कोई स्टेप नहीं क्लियर, वो आप मुझे बता दें। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें सभी। इस एग्जांपल के बाद, तो इसके बाद साथ ही हमारा ये टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा। लिखें जी एक और क्वेश्चन, सॉल्व d स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस 2d डैश स्क्वायर z इक्वल टू y माइनस 1 e पावर x। द गिवन इक्वेशन इज d स्क्वायर माइनस डी डैश 2d डैश स्क्वायर z इक्वल टू y माइनस 1 e पावर x। For complementary for auxiliary equation, put d equal to m, d dash equal to 1. Therefore auxiliary equation is m square minus m minus 2 equal to 0. अगर आप इसके फैक्टर बनाएं तो ये बनेंगे m minus 2, m plus 1 equal to 0. Therefore m equal to 2 minus 1. Therefore complementary function is zc equal to f1 y plus 2x f2 y minus 1x। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तक तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़ी इजीली आप कर सकते हो। बार बार हम सेम ही काम कर रहे हैं, तो आपको अब तक क्लियर हो जाना चाहिए भी आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखना है। इसके बाद लिखेंगे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल। दिस इज 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस 2d डैश स्क्वायर इंटू y माइनस 1 ई पावर x। अब यहाँ पर भी आप देखें y अलग फंक्शन है और x अलग फंक्शन है, तो ये भी केस नंबर हो गया 3 आपका। आपको केस क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन बहुत इजी है, प्रैक्टिस करो नहीं करो हो जाते हैं अगर आपने इन केसेस को ध्यान से समझा हुआ है। तो इसके लिए भी अब यहाँ पर आप इसके फैक्टर बनाएंगे, और जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया भी अगर आप इसको देख के फैक्टर बनाएंगे तो मुश्किल होगा आपको, तो आपने फैक्टर ऑलरेडी बनाए हुए हैं यहाँ पर।
तो इनको देखकर आप यहाँ पर फैक्टर बनाएं। m की यहाँ पर आ जाएगा d और कांस्टेंट की यहाँ पर d डैश, d प्लस d डैश। हाँ जी, सर इसमें हम ई एक्स वाई माइनस ई एक्स नहीं कर सकते थे, फिर दो केस बना देते। तो आपको फिर 2 पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा, एक आपको I1 और एक आपको I2, और केस नंबर एक जगह पर आप केस नंबर 3 लगाएंगे, एक जगह पर आप केस नंबर 1 लगाएंगे, तो इतना लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, फिर आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा वाइंड अप करना। तो केस नंबर 3 तो आपने लगाना ही है, तो बेटर है भी आप यहीं से केस नंबर 3 लगा दो। ओके सर। ठीक है ना, नहीं तो अदरवाइज क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा बेटा। केस नंबर 3 तो अप्लाई होना ही होना। एक तो है भी एक केस नंबर 3 से मैं बच जाऊं, मैं ना अप्लाई करना हो तो फिर मैं सोचूं भी चलो मैं ऐसे ही कर लूंगा, मगर केस नंबर 3 तो मुझे अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो दिस इज 1 अपॉन डी डैश y माइनस 1 इंटू ई रेज पर एक्स। ठीक है जी, अब यहां पर आप देखें आगे, पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी माइनस 2 डी डैश। हाँ जी, चलो आपसे पूछता हूँ कि वैल्यू क्या आनी चाहिए। नीचे लिखता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो गया, या ऐसे ही करता हूँ। पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी माइनस 2 डी डैश इंटीग्रेशन। हाँ जी, तो आपसे पूछता हूँ किसी से। हाँ जी स्पर्श, तो आपके पास y की वैल्यू बन जाएगी c प्लस एक्स इंटू ई पावर एक्स डी एक्स। आप इस फैक्टर को ध्यान से देखें ना, यहाँ पर d की यहाँ पर आपने x c पुट करना है और d डैश की यहाँ पर x, तो ये y की वैल्यू होती है। तो आप इजिली इनको आपस में कंपेयर करें तो y की वैल्यू आप इजिली लिख सकते हैं, d की यहाँ पर c लिख दें, d डैश की यहाँ पर x लिख दें, तो y की वैल्यू बन जाएगी c प्लस एक्स, वेयर y इज इक्वल टू c प्लस एक्स। अब यहाँ पर आपके पास 2 फंक्शन बन गए, दिस इज 1 फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, तो चेन रूल से आप इसकी इंटीग्रेशन करते हैं डिस्कस। तो दिस इज c प्लस एक्स माइनस 1 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, देन माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, अगर मैं इसकी डिफरेंशियल करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स मेरे पास आएगा 1, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, दिस इज 1 अपॉन डी माइनस 2 डी डैश, यहाँ पर आ गया आपके पास y माइनस 1 ई पावर एक्स माइनस ई रेज पर एक्स, बिकॉज y इज इक्वल टू c प्लस एक्स। सो दिस इज d माइनस 2 डी डैश, ये बन जाएगा y माइनस 2 इंटू ई रेज पर एक्स। अब दोबारा से आप सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, तो पी आई की वैल्यू आ जाएगी 1 इंटेग्रल, y को फिर से रिप्लेस करेंगे, जाएगा c माइनस 2x। यहाँ पर इस फैक्टर को ध्यान से देखें, d की यहाँ पर c और d डैश की यहाँ पर x पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी e पावर x dx, वेयर y इज इक्वल टू c माइनस 2x। अब यहाँ पर दोबारा से चेन रूल अप्लाई करें, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, c माइनस 2x माइनस 2 integration of e is e minus differential of bracket that is minus 2, integration of e is e, so this is y minus 2 e raised per x minus minus plus 2 e raised per x, because y is equal to c minus 2x, therefore pi is equal to y e raised per x. In last, you have to write complete solution, that is complementary function plus pi. Therefore, z is equal to f1 y plus y minus y plus 2x, f1 y minus 1x plus y e raised per x.
ठीक है जी, इसके साथ ही ये टॉपिक ख़त्म होता है। हमने यहाँ पर 2 लेक्चर में इसको कंप्लीट किया है। एक लास्ट लेक्चर लगाया था हमने, उसमें फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करने था ये बताया था। अब इस लेक्चर में हमने आपको बताया भी आप पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे सॉल्व करेंगे और कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है जी, तो इसके साथ ही ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। इसके नोट्स में अभी आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ सारे, और आपको कोई भी डाउट हो आप वीडियो देख लेना या मुझे कॉल कर लेना।